तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बातचीत करने वाले हैं अभय अग्रवाल जी से और बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे। अभय जी पाइपर सेरिका के फाउंडर और सीईओ हैं, सीईओ भी हैं आप ना, सब कुछ हैं आप, मालिक हैं। एक साल पहले हमने जब इस जर्नी को शुरू किया था तो पहला पॉडकास्ट मेरा अभय जी के साथ था। सर इसके लिए बहुत थैंक यू आपको कि हमने शुरुआत ही वहीं से की थी और बहुत सारी बातचीत की थी और अब ठीक एक साल बाद हम फिर अभय जी से बातचीत करने वाले हैं। क्या बदला है सर एक साल में? नहीं, पहले तो आपको बहुत बधाइयाँ। जो मुझे याद है पहला आपने शो किया था और इससे जो मैंने देखी आपकी तरक्की और जिस तरह से आपने एक इंटेग्रिटी मेंटेन करी है अपने और अपने दर्शकों के लिए, तो मेरे बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और मुझे लगता है ये जो आपका शो है ये आप अगले साल करेंगे इसी टाइम पे, ये शो तो और भी 5-6 गुना बड़ा हो गया होगा। तो मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। साल भर में मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें तो कंसोलिडेशन फेज से गया है मार्केट, और जियोपॉलिटिकल से देखें तो अनसर्टेनिटी जो है अभी भी एट दैट लेवल, ग्लोबल लेवल पे अभी भी है। किसकी दोस्ती किसके साथ है, कौन किसका दोस्त है दुश्मन है, अभी भी वो क्लियर नहीं है और इसकी वजह से मार्केट्स के लिए भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है। और इस बीच में जो आपकी फेवरेट थीम है वो ब्यूटीफुली प्ले आउट हो गई, वो चांदी और सोने की, कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बड़े बड़े ग्लोबल फंड मैनेजर सब हमने भी कि चांदी जो है 150% रिटर्न दे देगी आपको एक साल के अंदर, सोना आपको 70-80% रिटर्न दे देगा, मेटल्स में तेजी आएगी। लिया था आपने? जो पोर्टफोलियो में था वो था और थोड़ा ऐड किया था हमने। क्या हुआ कि हमारे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, और क्योंकि पीएमएस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप एक सेपरेट पोर्टफोलियो रख सकते हैं लोगों का, तो काफ़ी हमारे इन्वेस्टर्स ने भी मई जून में इंसिस्ट किया कि वो थोड़ा एलोकेशन करना चाहते हैं ईटीएफ के थ्रू। तो सिल्वर ईटीएफ भी इंडिया में है अब, और गोल्ड के ईटीएफ तो ऑलरेडी थे, तो हमने उसमें इन्वेस्ट किया तो अच्छा रिटर्न आया। मतलब ऑलमोस्ट मई अप्रैल में से जो हमने लिया था 1.5 टाइम्स ऊपर है उसमें। पूरा फायदा हुआ उसका। तो आई थिंक पिछले साल को देखें तो एक कंसोलिडेशन रही, थोड़ा कंफ्यूजन रही। इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई पे है एट द ब्रॉड लेवल, पर स्मॉल कैप मिड कैप जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई जो कॉन्ट्रेरी थी टू एक्सपेक्टेशन, कॉन्ट्रेरी टू रिटर्न एक्सपेक्टेशन, जिसको हम कह सकें मार्केट से। तो अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि अब ये साल जो है ये किस तरह से निकलता है इन्वेस्टर्स के लिए, वो इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे ख्याल से। तो बीता साल आपका कैसा रहा? मतलब बहुत स्ट्रेसफुल रहा या नहीं ठीक है चल रहा है? कैसा गुजारा आपने? पिक्चर देख के गुजारा क्या? पिक्चर तो देखते रहते हैं, क्या स्ट्रेस हो या ना हो। पर आई थिंक जो रिटर्न साइड पे था, मुझे लगा कि थोड़ा जो मिड कैप स्मॉल कैप की हम पिछले साल जनवरी की बात करें तो ओवर वैल्यूड थे कंपेयर टू हिस्टोरिकल रेंज। तो हमने देखा है कि करीब 30% का प्रीमियम होता है मिड कैप और स्मॉल कैप्स का कंपेयर टू लार्ज कैप्स। वो जनवरी में बढ़ के ऑलमोस्ट 60% पे था, पर अब जो अंडर परफॉर्म किया उसने पूरे साल में, तो वो वापस 30% के लेवल पे आ गया है। तो एक डिसअपॉइंटमेंट ये रही कि जो हाई ग्रोथ स्टॉक्स थे वो भी इतना अच्छा नहीं कर पाए। दूसरा मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप्स हैं उसमें इन्वेस्टर्स का फोकस ज़्यादा रहा, क्योंकि डिफेंसिवनेस उनको लगती है, शायद ग्रोथ नहीं है पर फिर भी एलोकेशन उधर ज़्यादा रहे। हमें एक अच्छा मौका मिला नीरज जी रिसर्च करने का, क्योंकि क्या होता है कि जब स्टॉक्स थोड़े अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, आप 30-40% डाउन देखें एक साल में, तो फ्रैंकली मैनेजमेंट को इंटरेस्ट होता है इन्वेस्टर से मिलने का। जब तेजी का मार्केट होता है तो मैनेजमेंट के साथ कन्वर्स कर पाना, प्लांट विजिट कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है स्टॉक तो अच्छा चल रहा है भाई, मैं क्या बताऊं ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप आ जाना अर्निंग कॉल पे। पर इस माहौल में हमको बहुत अच्छा मौका मिला कि काफ़ी कंपनीज के हमने प्लांट विजिट्स किए, काफ़ी कंपनीज के मैनेजमेंट के साथ हमें रिसर्च करने का टाइम मिला, मार्केट रिसर्च करने का, चैनल चेक्स करने का भरपूर टाइम मिला। तो उसका नतीजा ये हुआ कि दिसंबर के आते आते जब हमने लास्ट अपना रीबैलेंस किया, हमको बहुत क्लैरिटी है अब कि कौन से स्पेस में, कौन सी इंडस्ट्री में, कौन सी कंपनीज में हमको अब रिटर्न यहाँ से अच्छी मिलेगी। और मुझे लगता है कि जो ये एक मार्केट में अगर करेक्शन आती है तो वो एक मौका भी देती है इन्वेस्टर्स को, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, कि वो अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स जो महंगे हो गए थे वो वापस इस लेवल पे आ गए हैं कि आप उसमें वापस एंट्री लेके अपना लॉन्ग टर्म जो ट्रैक रिकॉर्ड है उस पर कंटिन्यू कर सकें 20-22% के एनुअल रिटर्न के लेवल पे। मंथन का साल रहा। मंथन का साल रहा, बहुत एक आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, मंथन का साल रहा। और जिसने इस मंथन में डरने के बजाय उसमें से जो अच्छी चीजें निकाल ली, आई थिंक उसके लिए अगले 2-3 साल बहुत फायदे के रहेंगे। तो ये जो मंथन का साल था उसमें
मार्केट की आदत होती है कि हमेशा बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज और नैरेटिव्स जी, बिल्ड हो जाती जी। हैं, जो कि 2021-22 से बिल्ड हो रही थी। तो इस मंथन के दौर में आपको ऐसा ज़रूर पता लगा होगा कि यार इसमें तो आधी स्टोरी फर्जी थी। हुँ। ज़बरदस्ती के लोग पॉजिटिव की बातें करते थे, इसमें इतना फ्रॉड था ये, ऐसा कुछ स्टडी में आया निकल के यार ये वाली स्टोरी तो बिल्कुल बकवास है? अब बड़े कठिन कठिन सवाल। सवाल। अच्छा है शो 1 साल में 1 बार ही करते हैं तो। नहीं, हमेशा ऐसा होता है। आई थिंक फ्रॉड हाँ, फ्रॉड क्रिएट होता है। मार्केट की हैबिट है। मार्केट भी स्टोरी नैरेटिव पे चलता है हाँ, और हर टाइम ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ चीज़ आपको दिखती है कि ब्लेटेंटली ओवर वैल्यूड है। मतलब सिर्फ थीम पे स्टोरी पे चल रहा है, इसमें दम नहीं है और इसमें से हवा निकलेगी। हम्म, काफ़ी स्टोरीज हमने देखी हैं। आप 3-4 साल पहले हम बात करते थे चाइना प्लस वन कि हमारी हम्म, केमिकल इंडस्ट्री कैसी तेज़ी से निकल जाएगी, पर उसमें हमको नहीं दिखा उतना ग्रोथ उसके बाद में। अब पिछला साल जो गया पूरा आईपीओ में गया कि काफ़ी डी2सी कंपनीज लिस्ट हुई, एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूएशंस पे चल रही हैं, मतलब इतने हाई वैल्यूएशन पे अभी भी मेंटेन हो रही है क्योंकि एक स्टोरी है कि भाई यही लीडर हैं, यही ग्रो करेंगे। पर पिछले आप देखें जो इंटरनेट कंपनीज लिस्ट हुई थी वो सब अब स्ट्रगल कर रही हैं। आप हम्म, स्कूटर मैन्युफैक्चरर से लेके टू व्हीलर ईवी या आप पेमेंट गेटवे को देख लें, किसी भी कंपनी को देख लें, उसमें वो सब स्ट्रगल कर रही है। तो मुझे लगता है कि फ्रॉड हमेशा रहता है मार्केट में। काफ़ी फ्रॉड निकला है पिछले साल, पर नया फ्रॉड बन गया। मुझे लगता है जो कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी जो अभी लिस्ट हुई हैं 4-5 हम्म, पिछले 3-4 महीने में, हम्म, उसमें इन्वेस्टर्स को कोई रिटर्न नहीं मिलेगा अगले 3-4 साल तक। और मुझे लगता है कि हो सकता है उनका प्राइस काफ़ियों का हमको आधे पे मिले जब उनके लॉक-इन्स जो हैं खुलने शुरू हुए, क्योंकि 1 महीने बाद खुलता है, फिर 6 महीने बाद खुलता है। तो जो रियल सप्लाई आएगी स्टॉक की, फिर अब उनको परफॉर्म भी करके दिखाना है, जो उनके रिजल्ट्स आएंगे अभी, तो उसमें भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकते। तो आई थिंक काफ़ी एक जो फ्रॉथ है अब हम्म, जो निकलेगा वो मुझे लगता है कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी जो अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है उसमें से। उसमें निकला। मैंने एक शो में देखा था, आपने चश्मा लगाया था, हाँ। तो लेंसकार्ट का सिर्फ चश्मा ही लिया था या? लेंसकार्ट का एक्चुअली इट्स अ गुड कंपनी। सो हाँ, अब इन कंपनीज की बात करें ना, ये कंपनीज अच्छी हैं, इसमें कोई और हम्म, लीडरशिप पोजीशन भी लिए इन्होंने, मैनेजमेंट भी अच्छा है, काफ़ी हम्म, साल मेहनत करी है, पर वैल्यूएशंस अच्छी नहीं है। वैल्यूएशंस में आई थिंक मुझे लगता है इन्वेस्टर्स ने उनको इतना ओवर वैल्यू कर दिया है कि आप पिछले अगले 4-5 साल की रिटर्न्स जो हैं उसको हम्म, ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट कर रहे हैं। तो ये कंपनी यहाँ से डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल भी होंगी अपने अर्निंग्स में, तब तो भी। भी तो भी आपको प्राइस साइडवेज ही चलता मिलेगा, क्योंकि राइट। वो ऑलरेडी प्राइस कर रहे हैं अगले 4-5 साल के ग्रोथ को। तो कंपनीज अच्छी हैं, फिजिक्स वाला लिस्ट हुई, ग्रो लिस्ट हुई, ये सारी कंपनीज अच्छी है। इसमें मीशो लीडरशिप पोजीशन है सबकी हम्म। और यूनिट लेवल पे भी अच्छे बिजनेस है, पर इनको स्केल करने में अभी भी टाइम लगेगा फ्रैंकली। एक सवाल ये है कि जो ये जो नई इंटरनेट कंपनीज आ रही हैं, लेंसकार्ट हो, ग्रो हो या फिजिक्स वाला हो, जनरली हम लोगों ने देखा है कि ओवर प्राइस्ड आ रही कंपनियां, है ना, बहुत अगले 10 साल की आज ही मेरे को कीमत दे दो। ये क्या है, स्टार्टअप में ग्रीड बहुत आ गई है क्या? या उस ग्रीड को उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, प्राइवेट इक्विटी है या मर्चेंट बैंकर है, वो कहता है कि हाँ हाँ इस ग्रीड को कैश इन कर लो यार, कल किसने देखा है? आई थिंक सब चीज़ का मिक्स है। क्या होता है कि आईपीओ मार्केट ना एक बहुत साइक्लिकल मार्केट है। आप हम्म, देखेंगे हर 3-4 साल में एक बार तेजी आती है उसमें। हम्म, तो बहती गंगा है, उसमें जो तैयार है वो कहता है अब हाथ धो लो, अगले साल पता नहीं क्या होगा। तो इसके लिए मार्केट में प्रमोटर भी आ जाते हैं और जो प्रमोटर के पैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं जिनको एग्जिट चाहिए, उनको ज़्यादा जल्दी होती है, क्योंकि वो 7-8 साल से इन्वेस्ट करके बैठे हैं, उनको चाहिए आईपीओ में सबको अच्छा एग्जिट मिलता है। सो आई थिंक जो ड्राइव करता है वो इसका प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, एग्जिट को, आईपीओ को, लिस्टिंग का सबका ड्रीम होता है एज एन आईपी, एज अ वेंचर कैपिटल पी इन्वेस्टर कि हम आईपीओ में एग्जिट करेंगे। तो वो पुश करते हैं आईपीओ के लिए और उसके साथ में ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंकर है, मर्चेंट बैंकर है, उनको तो मार्केट अगर तेजी में है उनका काम आसान हो जाता है। तो आई थिंक एक पूरा एक नैरेटिव बन जाता है, अच्छे प्राइस पे आया, फिर मीडिया ने पिकअप किया, 100% प्रीमियम पे लिस्ट हो गया, तो वो एक सक्सेस साइन हो जाता है। फिर कहते हैं कि ये वाला हुआ था तो ये वाला भी ऐसा ही होगा। हम्म, तो एक फेज आता है आईपीओ मार्केट में कि हर तरह की कंपनी जो है उस टाइम तेजी की मार्केट में निकल जाती है। इन्वेस्टर्स ये रियलाइज नहीं करते कि काफ़ी इसमें सारे ऑफर फॉर सेल होते हैं। जो पैसा है आपका वो कंपनी में नहीं जा रहा है, वो ग्रोथ के लिए नहीं जा रहा है, वो जा रहा है पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देने के लिए। और फ्रैंकली जो पुराना इन्वेस्टर है उसको तो चाहिए कि जितना ज़्यादा प्राइस मिले उसके लिए उतना उतना ही। अच्छा है। अब वो ये नहीं सोच रहा कि कंपनी का क्या होगा, मैं तो निकल गया, अब जो प्रमोटर है उसको जवाब देना है,
मार्केट में, तो अब प्रमोटर्स पे प्रेशर आता है जब पहली अर्निंग्स कॉल होती है। तो आई थिंक ये जो पार्ट है ये अभी प्ले आउट होगा, पर आई थिंक टाइमिंग की वजह से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स ने एग्जिट करना थ्रू आईपीओ स्टार्ट कर दिया है। पिछले 2 सालों में 24 और 25 कैलेंडर ईयर में एफआईज ने लगभग 6 लाख करोड़ का माल बेचा। 25 में अगर हम देखें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का माल एफआई ने बेचा और डीआई ने 8 लाख करोड़ का खरीदा। ये जो 5 लाख करोड़ का गैप क्रिएट हुआ, ये वही वाले लोग हैं जो अपना पैसा लेके करजत में बंगला खरीद रहे हैं। नहीं, आई थिंक ये करजत में नहीं, ये शायद मैनहट्टन में बंगलो खरीद रहे हैं। मैनहट्टन करजत में बड़ा फार्म हाउस कैमेलिया में मिलेगा 200 करोड़ का फ्लैट। तो खाली गाली फिर एफआईआई को क्यों मिल रही है? उसने बेचारे ने क्या किया? उससे दुगना तुमने बेचा है। नहीं, बेचा है उन्होंने, आई थिंक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने काफी बेचा है और प्रमोटर ने बेचा है। पर सिर्फ एक वही है ना कि एक अगर बहती गंगा है तो लोगों को लगता है थोड़ा टाइम करके हम ले लेते हैं, ऐसा मौका शायद 3-4 साल बाद मिले तो तब तक हम निकल जाए, देख लें क्या होता है। तो आई थिंक वही है एक ह्यूमन साइकोलॉजी की, जब मौका अच्छा है तब तो बेच लेना चाहिए। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अभय जी मुझे ये बताइए कि जैसे ये कॉन्टेक्स्ट हमने इसलिए सेट किया क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब करंट मार्केट में भी हम देखें तो इंडेक्स लेवल पे हमें न्यू हाई दिखता है, लेकिन जब नीचे उतरते हैं तो अगर इंडेक्स में से जो बहुत लो वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं उनको निकाल दें तो आपका मार्केट फिर बहुत महंगा दिखेगा और एवरेज आउट हो जाएगा वो। तो आपको लगता है कि पूरी तरीके से मार्केट अब फेयर वैल्यू पे आ चुका है या अभी फ्रॉथ और निकल सकता है? क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन फिर उस पर जुड़ेगा। देखिए, काफ़ी फ्रॉथ निकल गया। जैसे मैंने कहा कि हमने देखा काफ़ी जनवरी पिछले साल देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में हम भी देखते थे स्टॉक्स थे वो, अगर मैं उसमें ग्रोथ भी बिल्ड करूं कि ये कंपनी 20-25% ग्रो करने वाली है अगले 3-4-5 साल तक, तो इसका मल्टीपल 40 टाइम है, तो मतलब रफली 1.5 टाइम का प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो है, उतना फेयर वैल्यू है। पर उस टाइम हम देख रहे हैं कि 2.5-3 टाइम प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ रेशियो इवन फॉर वेरी गुड कंपनीज आ गया था, तो क्लियरली ओवर वैल्यूड था। पूरे साल वो डी वैल्यू होता गया कंपेयर टू, क्योंकि आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स ने करीब 4.5% का करेक्शन दिखाया पिछले साल, 4.5-5% का। जो लार्ज कैप निफ्टी था, निफ्टी में 7-7.5% का गेन था, तो एक काफ़ी डबल डिजिट अंडर परफॉर्मेंस रही और उसकी वजह से फ्रॉथ था वो काफ़ी कुछ निकल गया। तो अब क्या हुआ है कि आप स्मॉल और मिड कैप में कंपनीज देखें जो 5,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ की मार्केट कैप में है रफली ग्रोथ कंपनीज, अब वो 1.5 टाइम के प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ पे हैं। तो मुझे लगता है कि अब कोई फ्रॉथ नहीं रहा है उसमें। ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक फ्रॉथ होगा, पर बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो हम देख रहे हैं जो अब प्राइस करेक्शन के बाद एक काफ़ी अट्रैक्टिव जोन में है। क्या होता है कि लोग कंपेयर करते हैं कि लार्ज कैप इंडेक्स, मेरा निफ्टी अगर 20 टाइम के पी मल्टीपल पे चल रहा है तो ये मैं स्मॉल कैप मिड कैप है 35 टाइम पे या 30 टाइम पे, तो ये महंगा है। पर आप उसमें ग्रोथ भी तो बिल्ड करिए ना, क्योंकि जो छोटी कंपनी है अगर 5,000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी है ज़्यादा है उसके लिए मल्टीबैगर बनना आसान है। अगर आप एक 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है जैसे HDFC बैंक या रिलायंस है, उनके लिए मल्टीबैगर बनना भी तो मुश्किल है ना यहाँ से। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप मार्केट में किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप ग्रोथ को चेस कर रहे हैं, ग्रोथ के थ्रू रिटर्न चेस कर रहे हैं, या फिर आप एक लेस रिटर्न बट लेस वोलेटाइल जोन में जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लोग विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ बेस्ड रिटर्न, और ग्रोथ बेस्ड रिटर्न में देखें तो हमारे जो मिड और स्मॉल कैप्स हैं बेस्ड ऑन द प्योर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव इन फ्रंट ऑफ देम, एक बहुत अच्छे अट्रैक्टिव जोन में है इस समय। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई फ्रॉथ बाकी है, पर एट द सेम टाइम 3 महीने रैली हुई तो वापस फ्रॉथी हो जाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि ये एक बहुत रिस्क है, ये एक रिस्क है, वो स्मॉल कैप मिड कैप में रहता है। प्रॉब्लम क्या होता है, फिर से जब वो फ्रॉथी हो जाते हैं तब वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अभी किसी को बोलो कि मिड कैप स्मॉल कैप ले लो तो वो नहीं मानेगा। आप 3 महीने रैली हो गई, सब 1-2 मल्टी बैगर हो गए, सब हो गए, फिर लोगों को इंटरेस्ट आएगा कि अब इसमें जाते हैं। तो वो इन्वेस्टर टेम्परामेंट पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है मिड कैप स्मॉल कैप में, क्योंकि टाइमिंग उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ये एक चक्र है जिसमें जी ऐसे ही चलता रहेगा। ग्रोथ की बात आप कर रहे हैं तो हम कंट्री की ग्रोथ की बात करते हैं। हमारा नॉमिनल GDP 8.7 और रियल 8.2। इसको जब ब्रेकडाउन हम करते हैं तो फिर आगे की ग्रोथ का पाथ बहुत कन्विंसिंग नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप
10-11% पे लाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, या अगर इसी के आसपास आप 9% आता है तो फिर आपकी कोई एक चीज़ कम करनी पड़ेगी आपको। ये नंबर आपको कैसे आगे बनता हुआ दिख रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन जो 0.5% का एवरेज लेके चल रहे हैं वो एक्चुअली पता नहीं कैसे लिया है उसको, है नहीं उतना, ग्राउंड पे उससे कहीं ज़्यादा इन्फ्लेशन जी। है। या इसलिए भी हो सकता है कि मार्केट और जीडीपी ग्रोथ में मिसमैच दिख रहा हो आपको, क्योंकि 8.7% की ग्रोथ बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो मार्केट टूट जाना चाहिए, लेकिन मार्केट टूट नहीं रहा है। तो क्या यहाँ पे आपको कोई एक मिसमैच दिख रहा है? और आगे ये 8.7 11 बनना चाहिए, कैसे बनेगा? देखिए इसमें मार्केट क्यों स्टेडी है, जो तो आपने बता दिया कि जो डीआईआई फ्लोज हैं वो स्ट्रांग हैं, और हमने देखा वर्स्ट टाइम पे भी वो स्ट्रांग कम रहे, नहीं हुए, कम नहीं ये हुए। बहुत इंटरेस्टिंग बात और ये है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक दिखाता है कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी मेच्योर हैं। लोगों को लगता है कि ये तो ऐसे ही हैं, भाग जाएंगे मार्केट से या जो भी है, पर जो कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वो हमारे इन्वेस्टर्स ने दिखाई है, एसआईपीस के थ्रू, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू, डायरेक्ट इक्विटी में भी जिन्होंने किया, तो उसने मार्केट को काफ़ी सपोर्ट किया है। दूसरी बात हमारे ग्रोथ की, जो जीडीपी लेवल ग्रोथ की, जो नीरज जी बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रैंकली। डेटा जो है, हर तरह का डेटा आ रहा है। अभी काफ़ी इंडेक्सेस हैं जो रीस्ट्रक्चर हुए हैं, बेस ईयर चेंज हो गया है, या जो आपका सीपीआई डब्ल्यूपीआई है उसमें वेटेजेस चेंज हो गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज के। तो फूड कैटेगरी में भी अलग अलग कमोडिटीज़ के वेटेज चेंज हो गए हैं। तो एक कंपेयर करना पुराने को और नए वाले को बड़ा मुश्किल हो गया है फ्रैंकली। तो आपके पास यही डेटा, जैसे आपने कहा कि 8.7 अगर नॉमिनल है तो 11% की तरफ जा सकती है, जानी चाहिए। पर फिर अब वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि सरकार क्या पॉलिसी डिसीजंस लेती है, बिकॉज सरकार का काम है पॉलिसी डिसीजंस ऐसे लेना कि जो वो ग्रोथ को ड्राइव करे। तो कुछ अच्छे डिसीजंस लिए पिछले साल, इनकम टैक्स रेट कट किए कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए, जीएसटी में हमने कट देखा, तो एक फोकस था। पर फिर भी वो कंजम्पशन साइड पे फोकस है। आप कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स पे मुझे लगता है अभी भी सरकार बहुत कुछ कर सकती है। और टू एनकरेज प्राइवेट कैपेक्स, हर हमारे इंडस्ट्री से बिजनेसमैन है, वो ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, पर उनको एक डर भी है कि हमने ग्रो किया पर बिजनेस नहीं आया। तो एक इंसेंटिवाइजेशन ऑफ प्राइवेट कैपेक्स मेरे को लगता है सरकार को करना चाहिए, बाकी उनकी समझदारी है कितना करें ना करें। पर हमारे को एक कैपेक्स साइकिल में जाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि इंडिया कैन बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब टू द वर्ल्ड, और मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि हमारे जो नए जनरेशन के जो बिजनेसमैन हैं जो आ रहे हैं अभी, फाउंडर्स बहुत केपेबल हैं। हमारा एक प्राइवेट इक्विटी फंड है, उसमें हम अर्ली स्टेज कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ पीपल दैट वी हैव इज ग्लोबल लेवल। पर उनको हम बांध नहीं सकते हैं कि आप अपना आधा टाइम कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट एमसीए की वेबसाइट पे लगे रहें, या आप अपना अप्रूवल लाते रहें। हमको एक फ्री छोड़ना पड़ेगा उन्हें कि आप बनाइए बिजनेस, जॉब क्रिएट करिए, मैन्युफैक्चरिंग फॉर द वर्ल्ड क्रिएट करिए। बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। बट डिमांड भी उतनी वाइल्ड या एनिमल स्पिरिट से बढ़ती हुई दिख रही है आपको जीएसटी कट के बाद? चैनल चेक क्या कह रहा है आपको? जहाँ तक हमारा, सो ऑटोज में बम्पर डिमांड थी। हम नवंबर में ट्रैक्टर्स सोल्ड आउट थे। ओके। मतलब आपको अगर ट्रैक्टर खरीदना है पूरे देश में कहीं पे, आपको नहीं मिलेगा डिलीवरी। 4-5 साल के बाद ऐसी सिचुएशन हुई, तो स्टॉक आउट हो गया। तो स्टॉक आउट इसलिए हुआ क्योंकि जो ओईएम और डीलर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत लो थी, तो उन्होंने इन्वेंटरी किसी ने रखी नहीं, डिमांड इतनी आई, स्टॉक आउट हो गया। अब वो जनवरी में जाके थोड़ा सप्लाई वापस शुरू हुई है। दूसरी तरफ आपने डेटा देखा होगा जो ऑटोज का, बेटर देन एक्सपेक्टेड बुकिंग्स थी, बेटर देन, और कोई डिस्काउंटिंग नहीं हुई ईयर एंड में जो होती है टिपिकली। तो वो दर्शाता है कि एट ग्रास रूट लेवल अगर क्रेडिट अवेलेबल है, अगर प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी है, तो डिमांड है। और वो डिमांड आ रही है हर तरह के सेगमेंट से। मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ एक रिच सेगमेंट है या एक अच्छी जॉब वाला सेगमेंट है। एमएसएमईज, एसएमईज जो हैं उनसे भी डिमांड आ रही है, छोटे शहरों से भी डिमांड आ रही है। तो डिमांड साइड अभी रोबस्ट है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। अब वो कितना रहेगी जब तक ये जीएसटी का, क्योंकि एक ऐसा पीरियड भी था जब 1 महीने तक कोई सेल नहीं हुई थी दिवाली के पहले। तो कितना वो पेंटअप डिमांड था और कितना जेन्युइन रहेगा। पर एफएमसीजी में अभी हमने जो डेटा देखा वो भी काफ़ी
इम्प्रूवमेंट की तरफ दिखा रहा है कि आप हो सकता है करंट जो अब रिजल्ट्स आएंगे उसमें जो बड़ी कंपनीज हैं हमारी एफएमसीजी में वो दिखाएंगी 3 से 5% का वॉल्यूम ग्रोथ बहुत समय के बाद। तो और उनको बेनिफिट ये भी मिल रहा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं जो वो यूज़ करते हैं वो अभी भी अंडर कंट्रोल है, तो मार्जिन पे कोई प्रेशर नहीं है, वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, तो आपका एक एफएमसीजी पे भी अच्छा ग्रोथ आएगा, ऑटोज़ में अच्छा ग्रोथ आएगा, रियल एस्टेट में जो मिड लेवल जो है 3 से 5 Affordable करोड़ housing. अफोर्डेबल हाउसिंग वो अच्छे बिक रहे हैं, क्रेडिट ऑफटेक बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा पिछले इस हफ्ते ओवर द वीकेंड 4-5 बैंक्स ने अपने डेटा प्रेजेंट किया, काफ़ी अच्छा डेटा था कंपेयर growth टू, तो बहुत अच्छी है। हाँ क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, कासा ग्रोथ अच्छी है, एनपीएस कम हुए हैं, तो आई थिंक वो पूरा जो क्रेडिट सिस्टम है बीएफएसआई सेगमेंट वो भी अब एक बॉटम ऑफ द साइकिल बना के अब वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से मैं देखूं तो पॉजिटिव है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो है कि हम कितना एक्सपोर्ट कर पाए, और मुझे लगता है हमारे एक्सपोर्टर्स को अभी भी सरकार से काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है, स्पेशली दोज हु आर फेसिंग द टैरिफ प्रेशर, क्योंकि आप करेंसी तो हो गई ना सस्ती। करेंसी सस्ती हो गई पर उसके अलावा आपकी जो मार्केट एक्सेस है, इससे क्या हो रहा है कि आप जैसे एक कंपनी का मैं नाम लेता हूँ जो मेरा बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, पर गरवारे हाईटेक फिल्म्स उसका 50% सेल है वो यूएस में होता है, और यूएस में टैरिफ लगने के बाद क्या हुआ कि जो बायर्स हैं उन्होंने अपनी इन्वेंट्री कम करनी शुरू कर दी, 3 महीने की इन्वेंट्री 1 महीने 1.5 महीने की हो गई, तो ये लोग बेच ही नहीं पा रहे हैं वहाँ पे, तो 1 महीने प्लांट शट डाउन लिया। तो ऐसी कंपनीज को जो एक ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स बन रहे हैं, अर्ली स्टेज पे हैं, उनको सरकार से डेफिनेटली हेल्प मिलनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ प्रेशर, या एक ट्रेड डील होनी चाहिए कि लोग हमारा जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है जो फार्मा में स्पेशली ऑटो एंसिलरीज में जिन्होंने काम करना शुरू किया था यूएस में, अब वो एक डिसएडवांटेज पे ना आ जाए, पर अगर वो सॉर्ट आउट हो जाता है तो आई थिंक ग्रोथ जो है हमारी कंपनीज की वो डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, वो अब ग्लोबल लेवल पे हम काफ़ी कॉम्पिटेंट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड डील पे तो धमकियां मिल रही हैं, लेटेस्ट धमकियां ये हम 100% कर देंगे। हाँ, वो बड़ी असमंजस की बात है फ्रैंकली कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने से न्यूज़ आ रही है कि अब हमारी मीटिंग है, बस होने वाला है, एडवांस स्टेज पे है, कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन है, वो आए, हम मिले, हम गए, उनसे मिले, पर ये नहीं हो पा रहा है। आई थिंक किसका डिसीजन है कि नहीं हो, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज ने, काफ़ी कंट्रीज ने ट्रेड डील साइन कर ली है, ऑलमोस्ट डन, सबने एवरीबॉडी। कर ली, जापान, साउथ कोरिया सबने जल्दी कर ली थी, तो क्या कुछ तरह की पॉलिटिकल ईगो है जो रास्ते में आ रही है, या हम वो ऐसा कुछ मांग रहे हैं जो हम नहीं दे सकते हैं, पर ये बाई पार्टाइट डिस्कशंस हैं टिपिकली, मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम लगना चाहिए था, और मार्केट्स पे भी इसका काफ़ी प्रेशर है। आई थिंक डिस्पाइट डीआईआई फ्लोज, एफपीआई फ्लोज इतने वीक हैं कि वो अभी भी डरे हुए हैं क्या एक और टैरिफ आएगा इंडिया के ऊपर, यूएस यूज़ करेगा उसको एज अ थ्रेट टू गेट अ ट्रेड डील डन, जो वो कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी कंट्री से आप डील कर रहे हैं जिन्होंने एक वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को ओवरनाइट उठा लिया, तो उनके लिए हॉलीवुड की फिल्म लग रही थी। बनेगी, आई एम श्योर बनेगी। हस्बैंड वाइफ दोनों को किडनैप करके ले गए, न्यूयॉर्क में बंद कर दिया। हाँ, तो आप जब वो ऐसा काम कर सकते हैं तो उनके लिए 25-50% टैरिफ और लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई थिंक ओनर्स हमारे ऊपर है फ्रैंकली, बिकॉज विदाउट गिविंग अवे टू मच, ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसे कुछ उनको दे दे जो हमारे लोगों को हर्ट करे, पर आई एम श्योर कि कुछ ले दे के ट्रेड डील हो सकती है, इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं दोनों साइड पे, करने का इंटेंशन है, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा, वो मार्केट को बहुत डरा रहा है इस समय। मुझे लगता है रियल डर, देखिए भाई जी बहुत सीरियस सिचुएशन है। हमारा कैड करीब 55 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच रहा है, जो कि पिछले साल से डबल हो गया है। 34% का इफेक्टिव रेट है हमारे ऊपर, और जो हमारे कॉम्पिटिटर कंट्रीज हैं, वियतनाम, श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, इन सब ने डील कर रखी 15-18 की रेंज में, उससे डबल। तो ये जो बहुत सारे मार्केट में, आपके मार्केट में मतलब हम लोगों के मार्केट में लोग कहते हैं ठीक है जब आएगा तब देख लेंगे, डिस्काउंटेड है, ये है वो है, बट रियल प्रॉब्लम है कि न्यूज़ डिस्काउंटेड है, बैलेंस शीट में भी डिस्काउंटिंग चालू हो रही है। बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ा, मेरे तो सबसे बड़ा फियर है क्या मार्केट का ये।
सबसे बड़ा फेयर है, 100% सबसे बड़ा फेयर है। हमारी जितनी एफपीआई से बात करी या जो भी, सब रोक के बैठे हैं। इंडिया आना चाहते हैं। गुड थिंग इज कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिलीव करते हैं कि इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है अगले 10 साल के लिए। पर डर है, डर ये है कि क्या आप रशिया से ऑयल लिए जा रहे हैं अभी भी, जो वो सबसे ज़्यादा उनको परेशान वो करता है कि आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो आप रशिया को फंड कर रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट नेटो एंड अगेंस्ट यूएस। तो अगर हम उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे तो एक बहुत बड़ा डर है फॉरेन इन्वेस्टर कम्युनिटी के मन में कि क्या ये लीड करेगा स्ट्रिक्टर एक्शन, नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया एज अ कंट्री बट इंडियन कंपनीज ऑल्सो, कंपनी स्पेसिफिक भी है। ये डर है और ये इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जब तक ट्रेड डील नहीं होती है आप यही एज्यूम करिए कि कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा और उसका डेफिनेटली मार्केट पे इम्पैक्ट होगा। और डीआई फ्लोज हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, पर वो एक मार्केट को सपोर्ट दे सकते हैं। अगर हमको रिटर्न बनाना है तब तो चाहिए आपको एफपीआई के फ्लोज चाहिए, बिकॉज एज अ कैपिटल डेफिशिएंट कंट्री ऐसे $55 बिलियन का आप कैट कह रहे हो, कौन फंड करेगा? मतलब कहीं से तो आपको इन्वेस्टर चाहिए ना। आप लोकल पैसे से कितना फंड करते रहेंगे उसको? आपको डॉलर इनफ्लोज भी उतने चाहिए। तो $20 बिलियन के जो एफपीआई फ्लोज आते थे, पिछले साल हमने $18 बिलियन का आउटफ्लो देखा। तो अब नेट $38 बिलियन नेट नेगेटिव थे उसमें। तो आपका जो $55 बिलियन का कैट दिख रहा है वो फंड कौन कर रहा है? और उसका प्रेशर रुपये पे आ रहा है। और उसमें भी मजे की बात ये कि अभी दिवाली के आसपास गोल्ड का इंपोर्ट 200%, जी, चांदी का 400%। तो मतलब ये देखिए अभी 1.23% के आसपास है जीडीपी जो आप मैनेज कर सकते हो, बट एक सर्टेन लेवल पर आप मैनेज भी नहीं कर पाओगे। आरबीआई कितने डॉलर को संभालेगा? करेंसी 90 के ऊपर पहुंच गई आपकी। यहाँ पे मैं दर्शकों ये बोलना चाहूँगा ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है कि यूएस किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, हम उस पर कितना हमको झुकना चाहिए या कैसे डील करना चाहिए, इसका जवाब शायद पॉलिटिकल क्लास ज़्यादा अच्छे से दे सकता है। लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं कि ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज बहुत मुश्किल है मार्केट के लिए। मार्केट और जनरली फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। सी काफ़ी हमारे जो प्लेयर्स हैं, फार्मा कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को, वो भी अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहे हैं। काफ़ी कंपनीज आप देखें पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद जो यूएस को एक्सपोर्ट करती है, उन्होंने कंसिस्टेंटली सबने ये कहा कि नवंबर दिसंबर तक ट्रेड डील हो जाएगी तो हमारे जो मार्जिन्स हैं वो वापस स्टैंडर्ड लेवल पे आ जाएंगे, सेल्स आ जाएंगी। वो हुई नहीं ट्रेड डील, तो अब वापस आके उनको अर्निंग्स कॉल पे बोलना पड़ेगा कि भाई ये नहीं हुई, अभी अनसर्टेनिटी है, मार्जिन इम्पैक्ट है। तो एक बड़ा तबका इंडस्ट्री का जो यूएस के साथ डील करता है, अब उसको आप क्या करेंगे? ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जो इन्होंने अभी बिजनेस करना शुरू किया है यूएस के साथ। जो चाइना का जो बेनिफिट मिल रहा था इंडियन कंपनीज को, वो अब कौन करेगा कैपेक्स उसमें कि आपके पास ऑर्डर हैं पर आप मीट नहीं कर पा रहे हैं उनको। तो आई थिंक ये जो अनसर्टेनिटी का इन्वायरमेंट है, मार्केट, बिजनेस, इकोनॉमी, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसका होता जाएगा, बढ़ता जाएगा जैसे जैसे दिन निकलेंगे। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट अगर 3-6 महीने मान लीजिए डील और नहीं हो पाई, बहुत डिजास्टर्स होगा, वेरी डिजास्टर्स। बिकॉज एक तरफ से आप कंपनीज को, इंडियन रोज पेपर में आता है कि एफएम ने कहा कि प्राइवेट कैपेक्स होना चाहिए, सरकार पे पूरा दारोमदार नहीं होना चाहिए कैपेक्स का, प्राइवेट। पर कैसे करेंगे प्राइवेट कैपेक्स इतने अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, जहाँ पे आपका रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, जहाँ पे आपके पास मार्केट एक्सेस कम हो रही है आपकी। बिकॉज सरकार का काम है ना, एट अ पॉलिसी लेवल सरकार का काम है पॉलिसी लेवल और इंटरनेशनल लेवल वो ईज रखें कि हमारे बिजनेसमैन काम कर पाए। तो 3-6 महीने की अगर आप, आई थिंक 2 महीने भी नहीं हुई तो भी इट विल बी वेरी डिजास्टर्स फॉर बोथ मार्केट्स एंड द इकोनॉमी। बजट में कोई उम्मीद है कि आपको कुछ हो सकता है इसमें? कुछ बजट आई थिंक बड़ा क्लियर लोगों के लिए पॉलिसी लेवल कुछ चेंज करें? नहीं, 100% करेंगे। आई थिंक जो पिछले बजट से ही देखा, एक क्लियर सिग्नलिंग है गवर्नमेंट की कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जो भी कर सके करेंगे। आई थिंक फार्म इक्विपमेंट और फार्मर्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा आएगा उसमें। रेलवे, डिफेंस बजट एलोकेशंस रहेंगे। सो आई थिंक बजट इज वेरी वेल गाइडेड नाउ। कोई नेगेटिव सरप्राइज पिछले 2-3 साल से तो हमने देखा नहीं। बट करने के लिए बहुत कुछ नहीं है भाई, तो इनकम टैक्स काट चुके हैं, कैपिटल गेन्स कर दें, कुछ तो कर दे। वो तो नहीं, ये तो मैं भूल ही गया था भाई, दर्शकों इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया। कैपिटल गेन्स को लेकर के लोग ट्विटर भरे पड़े हुए हैं बिल्कुल कि कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। करेगी सरकार क्या? कर सकते हैं ट्वीट करने के उसमें तरीके। बट अभी तो उन्होंने इतना सारा टैक्स अपना खुद ही काट लिया है कि अब
हाँ पैसा और कम कैसे करेंगे, हालांकि कैपिटल बना कहाँ, गेन हुआ क्या? गेन हुआ है। तो इसीलिए आई थिंक जो पुराना एक रेजीम था जो कहता था कि अगर आप टैक्स रेट कम रखें तो आपको एक्चुअल टैक्स इनकम बढ़ेगी, हम्म, क्योंकि टैक्स रेट आप बढ़ाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी टैक्स की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। हम्म, तो अगर आप रेट कम कर दें तो हो सकता है लोगों का ज़्यादा गेन हो, क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें मार्केट में। अभी क्या हो रहा है कि 12.5% आपका एक साल के बाद है, 20% आपका शॉर्ट टर्म है, तो और डिविडेंड अभी भी टैक्स हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क लेने का ज़्यादा इंसेंटिव नहीं है। मतलब आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ना। इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट में वो भी तो हर तरह के रिस्क ले रहा है। कंपनी का रिस्क ले रहा है जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस वो इकोनॉमी का रिस्क ले रहा है, जियो पॉलिटिकल रिस्क ले रहा है, हर तरह के रिस्क ले रहा है। तो आपको कहीं तो उसको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप उसको एफडी वाले इन्वेस्टर के साथ ट्रीट करेंगे तो फिर वो क्यों आएगा स्टॉक मार्केट में? देखिए, मान लीजिए आपने किसी शेयर में पैसे लगाए और 1 साल से ज़्यादा उसको रोका और उसमें बना 12% का गेन, तो उसमें हमसे 12.5% टैक्स लिया जाएगा। जी। तो उससे अच्छा हम एफडी ना कर लें एकदम सिक्योर। तो वही हो रहा है ना, लोग कह रहे हैं एफडी, मैं कह रहा हूँ लोग कहते हैं चांदी ले लो यार, सोना ले लो। ये चांदी ले, सोलह ले लें। करेक्ट। तो क्या एलटीसीजी की डेफिनेशन के हिसाब से ये कि सब 3 साल तक अगर आप होल्ड करते हैं तो जीरो, या फिर इसको ही खत्म करें? नहीं, आई थिंक देखिए सरकार का एक इंसेंटिवाइजेशन था कि आप अगर इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए, वो ठीक है, वो मैं समझता हूँ। तो फिर आपको एक ग्रेडिंग करनी चाहिए ना। आपने 20%, 12.5 और एक आपको जीरो फिर करना चाहिए, 5 करना चाहिए कि आप 2 साल होल्ड किया तो जीरो, आपको जीरो है। पर मुझे लगता है कि ये 20% भी ज़्यादा है एक, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव अगर अपना मार्केट बना सकते हैं, आप सिंगापुर देखें, हांगकांग देखें, दुबई देखें, ऐसे जो हब्स हैं वहाँ पे कैपिटल गेन्स है ही नहीं। ये इंडेक्सेशन दे दो आप इंडेक्स कुछ तो ऐसा दे दो, करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कि में आप इंडेक्सेशन दे दो आप। बिल्कुल कि आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो इन्वेस्टर्स भाई को। जब हमारी इंडस्ट्री का 12-15% का रिटर्न का एवरेज है जो कि म्यूचुअल फंड वाले बेचते हैं लोगों को कह के, तो आप मेरे से 20% टैक्स क्यों ले रहे हो भाई? मेरा बनेगा क्या नेट ऑफ टैक्स में? तो क्या वही हो रहा है बनाऊंगा? ना, लोग कहते हैं कि फिर क्यों मैं रिस्क लूं, फिर मैं एफडी में डाल देता हूं, फिर मैं कुछ और कर देता हूं। पर फिर प्रॉब्लम ये है कि आप बैंक्स के पास पैसा दिए जा रहे हो, बैंक के पास क्रेडिट डिमांड नहीं है, तो वो एक अलग प्रॉब्लम है। फिर वो ऐसी जगह पे जाके लेंड करने लगते हैं जहाँ पे लेंड नहीं करना चाहिए। तो आपको एक बॉयंट कैपिटल मार्केट अगर क्रिएट करना है, अगर आपकी सच में इच्छा है कि $5 ट्रिलियन का हमारा मार्केट कैप है, उसको हमको 10 करना है, तो आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ना लोगों को आने के लिए। और सबसे बड़ा आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, मैं तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। फॉरेन इन्वेस्टर्स यूज टू नहीं है इस तरह के टैक्सेशन के किसी भी ग्लोबल मार्केट में। तो वो यूएस में क्यों जा रहा है पैसा? वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ पे टैक्स मैनेज करना मच ईजियर है कंपेयर टू इंडिया। मतलब इस तरह का टैक्सेशन कोई फॉरेन इन्वेस्टर, एफपीआई इन्वेस्टर यूज टू नहीं। डिविडेंड भी है, कैपिटल गेन्स भी है, लॉन्ग टर्म लगाओ, शॉर्ट टर्म लगाओ, तरह तरह के टैक्स उसमें आप वसूल। एसटीटी है उसमें आपका, यू नो, ब्रोकरेज चार्ज लगाओगे, एक्सचेंज चार्ज और सेबी बहुत महंगा चार्ज मार्केट है। यस, तो ऑन दैट बेसिस टैक्स प्लस जो मैं बाकी इंक्लूड करूं तो हमारा दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे महंगा मार्केट होगा। और ये इससे इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना लोगों का। फिर क्यों रिस्क लें जब मेरे को मिलेगा सिर्फ 80% पर लॉस मेरा 100%। कितने परसेंट उम्मीद है आपको कि इसमें कुछ होगा? देखिए मुझे लगता नहीं कि एक साल में वो इंटरेस्ट रेट, वो टैक्स रेट कम कर देंगे, इसकी उम्मीद कम है। पर मुझे लगता है कि हो सकता है एक नए स्लैब इंट्रोड्यूस कर दे कि अगर आपने सच में लॉन्ग टर्म होल्ड किया तो लोगों को एक इंसेंटिव भी है कि मैं होल्ड करके रखूं तो मेरे को 1 साल बाद मेरा टैक्स रेट और कम हो जाए। पर पिछली बार इन्होंने कहा था कि हम सारे एसेट क्लासेस को एक इक्वलाइज करना चाहते हैं, 12.5% लॉन्ग टर्म सबका करना चाहते हैं। तो उससे कुछ लोगों को बेनिफिट भी मिला, रियल एस्टेट वालों को जो पहले इंडेक्स कॉस्ट पे देते थे, कुछ लोगों का नुकसान हुआ। पर अभी हम सिंस स्टॉक मार्केट की चर्चा कर रहे हैं तो आई थिंक स्टॉक मार्केट को आप बाकी एसेट क्लासेस के साथ इक्वलाइज नहीं कर सकते हैं। सबको इक्वलाइज करके 20 भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है एक गलत स्ट्रैटेजी थी। आपको स्टॉक मार्केट को एक अलग तरह से डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि वो कैपिटल क्रिएट करता है फॉर प्राइवेट कैपेक्स। वो नहीं तो कोई कैसे करेगा कैपेक्स? और फिर ओएफएस होते रहेंगे जहाँ पे प्रमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर्स ही बेचे जा रहे हैं। तो भाई दुबई चले जाएंगे, वो हो रहा है धीरे धीरे। जो आप देखें डेटा माइग्रेशन ऑफ कैपिटल हो रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं यहाँ तो जीरो टैक्स है कैपिटल गेन्स का, तो यहाँ से मैं दुनिया में कहीं भी ट्रेड करूँ, यूएस के स्टॉक्स लूँ, यहाँ मेरे को टैक्स ही नहीं देना। तो वो माइग्रेशन ऑफ कैपिटल होगी, वो हमेशा होती है हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन से निकल के। अब यूके में देख लीजिए, यूके में एक नॉन डॉम उन्होंने कर दिया जहाँ पे जो
पहले बिलियनियर्स थे, वो आते थे, उनको एक नॉन डोमिसाइल स्टेटस दिया जाता था, ग्लोबल इनकम यूके में टैक्स नहीं होती थी। पर जब नए प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने वो निकाल दिया स्टेटस, उन्होंने कहा कि ग्लोबल इनकम भी आपकी यूके में टैक्स होगी। तो लिटरली उन्होंने 100-200 बिलियन डॉलर का एक्सोडस देख लिया विद इन 1 मंथ। यस। तो ये तो हिस्ट्री दिखाती है हमको कि आपको अगर आप एज अ गवर्नमेंट फ्रेंडली नहीं है टुवर्ड्स कैपिटल मार्केट, तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब आप देखिए एनवीडिया एक 5 ट्रिलियन डॉलर का स्टॉक है, मार्केट कैप, हम 5 ट्रिलियन पे हैं। तो क्या हम उसी लेवल में खेलते रहेंगे? उसके ऊपर जाना है तो फिर हमें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा ना हमारे इन्वेस्टर्स को। ये वैल्यूएशन जरूरी है, और ऐसा भी नहीं कि रिटेल इन्वेस्टर अंधा पैसा बना रहा है, तो जी, क्योंकि रेट तो बिल्कुल, सब पे सेम लग रहा है। बिल्कुल। तो बड़े लोग हो सकता है बना लेते हो, लेकिन छोटा इन्वेस्टर इतना पैसा नहीं बना पा रहा कि वो इतना ज़्यादा टैक्स। कई ट्रेडर तो ये कहते हैं सर हम तो जितना ट्रेडिंग करके बनाते हैं उसमें आधी तो मेरी कॉस्ट ही चली जाती है, 100% कॉस्ट है उसमें। तो फिर हमारे लिए कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं बनता बिल्कुल। उसमें। तो उम्मीद करनी चाहिए कि बजट में शायद कुछ हो। ये ट्रेडर कम्युनिटी को भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी ट्रेडिंग में हम लोग एक बड़ा नेगेटिवली लेते हैं कि ये ट्रेडर है। दे प्रोवाइड दे लिक्विडिटी प्रोवाइड भाई, लिक्विडिटी और वो एक्चुअली। करते हैं अपना काम और रिस्क लेते हैं, मॉडल्स बनाते हैं। तो आई थिंक उसको सरकार को एकदम फ्लीस नहीं करना चाहिए कि आप ट्रेडर हैं तो फिर आपका तो मैं सब कुछ इनकम जो भी है मैं उस पर टैक्स भी लगा दूंगा, ब्रोकरेज भी, एसटीटी भी सब लगा दूंगा। तो फिर मैं तो सरप्राइज हूँ क्यों करते हैं फिर लोग ट्रेडिंग, जब आपका 50% आपका गेन में से 50% चला जाएगा, लॉस आपका है पूरा। लॉस पूरा। तो इंसेंटिव क्या बचा लोगों के पास ना। ओके, तो खैर इसमें बजट में देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी जी क्या थीम्स और आइडियाज लोग सुन रहे होंगे कि यार बातें बहुत करो भी, या काम की बात बताओ इधर। तो क्या आपके हिसाब से इस वक्त बड़ी थीम बन रही है जहां पे आप इंटरेस्टेड हैं 2026 में? एक बड़ा सेक्टर जो इमर्ज हो रहा है वो है ऑटो एंसिलरीज का। ऑटो क्योंकि एंसिलरी, ऑटो ये एंसिलरी नया है, मुझे लगता है ये नया सेक्टर चुना आपने। जी, क्योंकि हम ट्रैक कर रहे थे काफ़ी समय से, पर कंपनीज एक तो बहुत महंगी थी या हमें भी क्लैरिटी नहीं थी। पर अब क्या हुआ है कि हमारी कंपनीज ने काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाए हैं। पहले हमारा जो ऑटो एंसिलरी का बिजनेस होता था, वो हम एक सर्विस प्रोवाइडर थे कि मारुति ने ऑर्डर दिया किसी कंपनी को, उसने बनाना शुरू कर दिया और वो दे दिया। लो मार्जिन बिजनेस था। पर गुड न्यूज़ इसकी पिछले 3-4 साल से काफ़ी कंपनीज ने इनोवेशन पे फोकस किया है। इनोवेशन पे कि नए प्रोडक्ट्स हम ऐसे बनाएं कि हम सिर्फ एक ऑर्डर टेकर नहीं है ऑटो इंडस्ट्री के, बट हम को डेवलप कर रहे हैं उनके साथ। तो हम उनको बताते हैं, और इसमें अगेन बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर कंपनीज हैं जैसे SGS है जो प्लास्टिक मोल्डिंग्स बना रहे हैं, डिज़ाइनर स्टफ बना रहे हैं कंपनीज के साथ, OEMs के साथ पार्टनरशिप करके, या फिर क्राफ्ट्समैन है जो अब उसके ऑटो एजेंसी के आगे जाके अब जनरेटर सेट्स कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। कास्टिंग कंपनीज हैं हमारी, काफ़ी कंपनीज हैं जो एक ग्लोबल लेवल पे अब कॉम्पिटेंट प्लेयर बन रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो एक इनोवेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो ये एक सेगमेंट है जिसमें मुझे लगता है कि इन लोगों को लोकल डिमांड से एक वॉल्यूम मिलता है जिसको वो यूज़ करके अब ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस कर रहे हैं। और जो OEMs इंडिया में इनके साथ काम कर रहे हैं वो अब ग्लोबल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि ये लोग सस्ता कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। द गुड न्यूज़ इज़ कि इनका मार्जिन उसमें अच्छा 20-22% का है EBITDA मार्जिन, और वो इसलिए है क्योंकि एक यूनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको उसका प्राइसिंग पावर है। तो एक ऑटो एंसिलरी एक मुझे लगता है बहुत अच्छा वैल्यूएशन कैसे है उसके अभी? वैल्यूएशन जब करेक्शन के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गए हैं। आप पहले मतलब ट्रम्प साहब को टोल भी तो देना है। हाँ, ट्रम्प साहब को टोल ने, पर यूरोप में भी काम कर रहे हैं। और यूरोप में क्या हुआ है कि यूरोप में आप देखिए तो रुपी जो है 20% डेप्रिशिएट हुआ है पिछले साल यूरो के अगेंस्ट। तो और कॉम्पिटेंट हो गए हैं। हम US डॉलर के अगेंस्ट देखते हैं, पर यूरो के अगेंस्ट देखें तो 20% का डेप्रिसिएशन है पिछले साल। तो वो तो और भी इनके मार्जिन्स को ऐड करेगा। दूसरा सेगमेंट है फार्मा का। मुझे लगता है कि फार्मा में काफ़ी मिड कैप कंपनीज हैं, थोड़ी स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं जिन्होंने पिछले 3-4 साल में अगेन इनोवेशन में इन्वेस्ट किया है। और 1-2 कंपनीज ने तो US में प्लांट्स भी खरीद लिए टू अवॉइड टैरिफ। तो वो यहाँ से बल्क ड्रग बेचते हैं और वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं। तो काफ़ी कंपनीज ने रीमॉडल किया है अपने बिजनेस को। तो अगर हम जेनेरिक फार्मा को जाने दें तो जो हमारी कंपनीज जो CDMO पे फोकस कर रही है, स्पेशली ऐसे दिवीज जैसी कंपनी है, कुछ छोटी कंपनीज भी हैं, एक सिनोरस है जिसको हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। तो ये कंपनीज मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी यूनिक पोजिशनिंग कर रहे हैं अपना। तो जो प्रॉब्लम है उससे एक्चुअली बेनिफिट कर रहे हैं अपने आप को। तो फार्मा मुझे लगता है कि अच्छा स्पेस है। मिड और स्मॉल कैप फार्मा में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी। तीसरा जो एक इंडस्ट्री ट्रेंड जिसमें चेंज हो रहा है, जो हमने कहा कि बॉटम ऑफ द साइकिल बन गया, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में। और स्पेशली स्मॉल बैंक्स, आप देखिए पिछले
3-4 दिन में जो नंबर्स जो उज्जीवन, बंधन और इस तरह के इक्विटास, इस तरह के बैंक्स ने प्रेजेंट किए, और कुछ NBFCs भी हैं जो माइक्रो फाइनेंस फोकस्ड हैं, उनके भी नंबर्स आएंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट बन रहा है इन कंपनीज के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल बैंक, क्योंकि ये पिटे हुए हैं, क्योंकि 2-3 साल से इन्होंने एक पूरी स्ट्रक्चरल डाउनसाइड देखी है, जो कुछ खराब हो सकता था सब खराब हो गया, पर अब एक बॉटम बन गया है वहाँ पे। अब ये वापस सरकार का फोकस है कि क्रेडिट को रिलीज किया जाए। आपको याद है हमने भी एक शो भी किया था करीब 2 साल पहले, ऑलमोस्ट लिटरली 2 साल पहले 2 साल पहले जनवरी में, जब हमने डिस्कस किया था और आपके गेस्ट भी आए थे, उन्होंने बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई किया था कि ये RBI जो टाइटन कर रहा है क्रेडिट को, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी आपको अच्छा लग रहा है पर इसका इम्पैक्ट आपको 6 महीने 9 महीने बाद दिखेगा, क्योंकि SME MSME की ग्रोथ बंद हो जाएगी, उनको कैपिटल नहीं मिलेगी, और वही हुआ। तो ये सारे बैंक्स उस डाउन साइकिल को देख के अब इस लेवल पे आ गए हैं कि अब वापस क्रेडिट ग्रोथ है, वापस RBI का सपोर्ट है, वापस बैंक्स की लेंडिंग इनको स्टार्ट हो गई है, लिक्विडिटी साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो मुझे लगता है ये वैल्यूएशन भी इनकी करीब 1 या 1.2 टाइम्स बुक वैल्यू है कंपेयर टू लार्ज बैंक जो अभी भी 2.5-3 टाइम पे ट्रेड करते हैं, वो भी ग्रो करेंगे। तो मुझे लगता है इस सेगमेंट से ज़्यादा ग्रोथ आएगी, तो ये सारे स्टॉक्स रीरेट होंगे, अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ जाएंगे अगले 1-2 महीने में। तो ये 3 सेगमेंट जो है मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग तो हमारा एक एवरग्रीन थीम है, जहाँ पे डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस बट ये बहुत महंगे हैं वैल्यूएशन वाइज, ये महंगे रहेंगे क्या? ये महंगे रहेंगे जब तक ग्रोथ स्टॉक्स रहेंगे। इसी मार्केट में ना, जब तक ग्रोथ फेज में आप रहते हैं तो आपको अच्छा मल्टीपल मिलता है, फिर जहाँ पे आपका ग्रोथ कम हो जाता है, इतने बड़े हो गए कि ग्रोथ कम हो गया, तो वो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा टाइम है फिर एक एग्जिट ले लेने का। अच्छा, एक स्पेसिफिक अगर आप जवाब दें, ये केन्स में जो हुआ था कोटक रिपोर्ट जी। के बाद, वो क्या मामला था? नहीं, केस में आई थिंक मिस रिपोर्टिंग का मामला था। आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया, हमने भी एनालिसिस किया उसके बाद, हमारे पोर्टफोलियो में भी है, पर उसमें हमें नहीं लगा कि कोई इंटेंशनल फ्रॉड या साइफनिंग ऑफ मनी हुआ। मिस रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग की जगह अंडर रिपोर्टिंग थी, उन्होंने क्लियरली रिपोर्ट नहीं किया जो ट्रांजैक्शंस थे। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह की वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करते हैं ये स्टॉक्स, इन्वेस्टर्स इनको मौका नहीं देंगे इस तरह की गलती करने का, because वो एज्यूम करते हैं कि भाई आपको अगर इस तरह का 50-60 टाइम का मल्टीपल चाहिए तो आपको उस तरह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी दिखानी पड़ेगी। पर बहुत अच्छा हुआ कोटक ने आइडेंटिफाई किया, तो ना सिर्फ केन्स बल्कि बाकी सारी कंपनीज भी हैं, वो भी सबने होपफुली जाके देखा कि हमारी रिपोर्टिंग ठीक है। कुछ स्टॉक महंगे हैं पर वो अपॉर्चुनिटी भी इतनी बड़ी है ना। आप देखिए केन जैसे ओसैट प्लांट लगा रहा है इंडिया में, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग का, पहली बार इंडिया में सेमीकंडक्टर इतनी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है कि इन्वेस्टर्स सोचेंगे 5 साल के बाद कि क्यों हमने इसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि हर चीज़ आप इस कमरे में देख लीजिए, आप अपनी घड़ी, फोन, हर जगह सेमीकंडक्टर। अभी सेमीकंडक्टर के प्राइसेस अभी मैं देख रहा था 20% बढ़ने वाले हैं इस साल, आफ्टर मेनी ईयर्स। तो आपके लैपटॉप, फोन, सबका प्राइस 20% बढ़ेगा अगले 12 महीने में, और वो सिर्फ इसलिए बढ़ेगा क्योंकि जो चिप्स है उसकी कॉस्ट बढ़ने वाली है, कैपेसिटी नहीं है ग्लोबली अभी। सो सेमीकंडक्टर कंपनी ने सब ने अंडर इन्वेस्ट किया है एट अ टाइम जहाँ पे कि एक डिमांड बहुत ज़बरदस्त है, तो प्राइसिंग पावर अभी उनके पास है। अच्छा, एक सेक्टर है अभय जी पावर का। आप चाहे AI का जो भी मॉडल यूज़ करें, आप जेमिनी 3 यूज़ करें या ChatGPT करें या ग्रॉक करें, कुछ भी करें, आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब पावर चाहिए आपको। अब पावर की बड़ी चेन है, उसमें तरह तरह के प्रोड्यूसर हैं, रिन्यूएबल भी है, फॉसिल वाले भी हैं, फिर उसमें एक्सचेंजेस भी हैं, फिर उसमें कोल कंपनीज भी हैं, फिर उसमें फाइनेंसर्स भी हैं, फिर उसमें प्रोडक्ट वाले भी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वाले। ये जो पावर थीम है पूरी, इसको आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, और है तो पूरी चेन में कहाँ पे? ये बहुत, ऐसे आपने कहा, बहुत लंबी चेन है, और इसमें हर तरह के आप इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, फिर उसके बाद पावर प्रोड्यूसर हैं जो बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो पावर प्लांट को लेके कस्टमर तक लेके जाती हैं, ट्रांसमिशन करती हैं, उसके बीच में जो ट्रांसमिशन टावर बनाते हैं, जो वायरिंग बनाते हैं, केबल्स बनाते हैं, वो हैं। फिर उसके बाद ये जो पावर की बिलिंग होती है, इसकी कलेक्शन होती है, मीटरिंग होती है, मीटर बनाने वाली कंपनीज हैं। फिर उसके बाद एक्सचेंजेस हैं, जो पावर जहाँ पे एक्सचेंज होता है, जहाँ पे ट्रेड होता है, यू नो। तो बड़ी लंबी चेन है इसमें। आई थिंक इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए उन सेगमेंट से जहाँ पे कैपेक्स बहुत हैवी है, क्योंकि उसमें ROC आपको बनेगा नहीं, यू नो, क्योंकि आपको इन्वेस्ट पहले करना पड़ता है, रिटर्न बाद में आती है। तो जो सर्विसेज एलिमेंट्स हैं इसमें, वो मुझे लगता है फिर भी इंटरेस्टिंग है।
पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में डेफिनेटली हम देख रहे हैं अच्छी ग्रोथ है, पर वो स्टॉक्स भी प्राइस कर रहे हैं उनको पावर इक्विपमेंट साइड पे ऑलरेडी ग्रोथ को। सो एज इज वेर इज बेसिस पे मैं कहूँगा कि बिकॉज इट इज़ अ वेरी हाईली रेगुलेटेड एंटिटी ऑल्सो, और मुझे लगता है सरकार कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पे बनाने नहीं देगी। तो अभी हमने एक्सचेंज का एग्जांपल देखा IEX में, जहाँ पे उन्होंने डीकपलिंग अनाउंस कर दी, तो उसकी वजह से जो IEX का बिजनेस मॉडल था एकदम डिफिकल्टी में आ गया, क्योंकि पहले वो एक सोल प्लेयर थे, अब वो सोल प्लेयर नहीं है, अब उनको भी हर तरह से प्राइसिंग लेके फिर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। दूसरे पावर एक्सचेंजेस भी आ गए। जब तक आप प्राइस डिस्कवरी करे थे, एक्सचेंज के रोल में थे, तब तक वैल्यूएशन बढ़ जाता, अब आप ब्रोकर हो गए, बिल्कुल, तो वैल्यूएशन अपने आप कम हो जाएगा। तो ये डर वही है कि रेगुलेटेड इंडस्ट्री में ना सरकार का नजर रहती है, सरकार की, कि कोई ओवर प्राइस तो नहीं कर, ओवर ज़्यादा मार्जिन तो नहीं बना रहा, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन वो बनाएंगे तो कस्टमर पे प्रेशर आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर ही वो पैसे दे रहा है। तो सरकार नहीं चाहती कि पावर प्राइस पे इन्फ्लेशन हो, क्योंकि वो आपके WPI CPI में सबसे पहले आ जाता है। तो वो पूरी चेन को गवर्नमेंट काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करती है, तो मुझे लगता है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज इस समय लिमिटेड है। ओके, अच्छा 2025 में जो धुरंधर थीम थी जी, वो सोना और चांदी थी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गुस्सा आ रहा था आपको देख के, ईर्ष्या हो रही थी, या आपको फोमो हो रहा था? गुस्सा मेरी वाइफ को आ रहा था। क्या बात है। ये तो होना ही था कि मैंने बोला था, क्यों नहीं लिया। ये सब करने का क्या मतलब है? 20 साल का ट्रैक देखो, और क्या मीडिया ने भी इतना छाप दिया कि कुछ छुपा नहीं रह गया। रोज पेपर में आ रहा है कि 20 साल में S&P का आप डेटा देख लीजिए, आप इंडिया भी छोड़िए, S&P का डेटा देख लीजिए, गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है। तो पर ठीक है, अब सी मार्केट में आप, पर कोई ये कह नहीं सकता कि उसने इतना एंटिसिपेट किया कि उसने सारा पैसा अपना सोने और चांदी में डाल दिया। मुझे तो कोई नहीं मिला जिसने कहा कि मैं तो सब जगह सब अपना घर भी बेच दिया, अपने स्टॉक्स भी बेच दिया, मैं सिर्फ सोना चांदी में बात। तो चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी। अब क्या होता है, जब कुछ ऊपर चला जाता है इस तरह से, तो नैरेटिव बनता है, तब लोग ढूंढते हैं कि भाई क्या, क्यों। हाइंडसाइट में कारण बता रहे हैं। पर आई थिंक ये आपको पावर दिखाता है, जो मैं जैसे कह रहा था कि एक बहुत समय तक कोई एसेट कंसोलिडेशन फेज में रहता है, काफी मल्टीपल ब्रेकआउट्स होते हैं, वो फेल हो जाते हैं, फिर नीचे आ जाता है। तो चांदी में भी ये हुआ था कि आपने इस साल का ब्रेकआउट देखा, पर इसके पहले 4-5 साल में काफी कोशिशें हो चुकी थी 40-42 डॉलर को पास करने की, वो नहीं हुई थी, वो फेल हो जाती थी, वापस गिर जाती थी, तो कोई बिलीफ नहीं था। तो एक अंडर ओन्ड एसेट क्लास, जिसमें आपको कोई फाइनेंशियल क्लास था ही नहीं, इन्वेस्टर थे ही नहीं, इंडस्ट्रियल यूजर्स थे जो सिर्फ चांदी लेते थे, और वो 20 साल की कंसोलिडेशन फेज से जा रहा है, तो वो रुका ही नहीं फिर, क्योंकि जो एक्चुअल डिमांड इतनी आई, और अब तो मुझे लगता है फ्रैंकली थोड़ा मीम स्टॉक जैसा बन गया है, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया पर देखते हैं कि लोग दुनिया भर से डाल रहे हैं कि मैंने देखो ये चांदी के 5 किलो खरीद लिए, मैंने ऐसा खरीद लिया, तो अब दुनिया भर में वो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, पैलेडियम, सब डिकेडल हाई पे हैं। बिल्कुल, पर वो कंसोलिडेशन फेज से भी निकले ना, और ये दिखा रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, बदला क्या है, कि टेक्नोलॉजी में आप जितना टेक्नोलॉजी में जाएंगे, हार्डवेयर आपका जितना कॉम्प्लेक्स होगा, AI का आप जितना यूज़ करेंगे अपने डिवाइस पे। अब आप कह रहे हैं कि मैं फ़ोन है जिस पे AI एनेबल्ड है, वो AI एनेबल्ड का मतलब ये उसके में एक सेमीकंडक्टर लगा हुआ है जो इतना पावरफुल है कि वो मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहा है, और उस सेमीकंडक्टर को आप तभी बना सकते हैं जब उसमें 5 गुना ज़्यादा चांदी डालें कंपेयर टू अ रेगुलर सेमीकंडक्टर। तो ये तो एक्चुअल यूज़र डिमांड है ना। आप एक EV ले लें, EV में 5 गुना ज़्यादा चांदी लगती है कंपेयर टू अ रेगुलर आइस इंजन वाली कार। तो अगर हमारी दुनिया ही उसी डायरेक्शन में जा रही है, आप डेटा सेंटर बना रहे हैं, उसमें जो केबलिंग, जो कनेक्टर्स हैं, जो पावर के कनेक्टर की बात की हमने, वो चांदी के बनते हैं, सोने के बन नहीं सकते। सोने के बाद चांदी आया, तो अनलेस कोई ये फॉर्मूला इजाद करे कि चांदी भी मैं डायमंड की तरह लैब में बना लूं, तब तक तो ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी है जिसकी डिमांड काफी है। मैंने सुना था, कोई कह रहा था कि लैब ग्रोन गोल्ड बन सकता है। लैब गोल्ड, चांदी, सिल्वर एज अ कंडक्टर, सिल्वर की वैल्यू बेस्ट कंडक्टर। हाँ, तो अगर उसकी तरह कोई और कंडक्टर बना ले, कोशिशें होंगी, पर काफी फिजिक्स केमिस्ट्री का चैलेंज है। तब तक मुझे लगता है कि जो चांदी का भाव है, क्योंकि अब क्या, एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी थी, वो अपनी राह चल रही थी, उसमें उसकी वजह से तेजी आ रही थी क्योंकि शॉर्टेज में थी, और कोई स्टॉक नहीं करता था। इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर का नाइटमेयर क्या है कि मैं लेने जाऊं, मुझे मिले ना।
तो वो इन लोगों ने देखा ही नहीं, 20 साल में जितनी चाहिए थी मिल जाती थी, उसी प्राइस पे था, कंट्रोल प्राइस पे था। अब बिकॉज फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स आ गए हैं, ETF आ गए हैं, अब ETF को चांदी यूज थोड़ी ना करनी हो, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टर उसको खरीदवा रहा है ETF में, जितना फ्लो आता है उसको क्या लेना इसके पड़ता है। पीछे वो डी डॉलराइजेशन वाली स्टोरी भी है क्या, कि गोल्ड मतलब डॉलर अब एक लिमिटेड करेंसी बनती जा रही है, लोगों का ट्रस्ट फैक्टर कम हुआ है, तो गोल्ड की तरफ जैसे अब सारे सेंट्रल बैंक ने खुद दबा के खरीदा गोल्ड, असली कारण तो वही है चलने का। जी बिल्कुल, अगर आप रोज पढ़ेंगे कि RBI ने इतना गोल्ड खरीदा, तो आप कहेंगे RBI बहुत समझदार लोगों से भरा हुआ है, जिनको मालूम है दुनिया में क्या हो रहा है, जिनको मालूम है सरकार क्या सोच रही है। तो अगर वो 200 टन गोल्ड खरीद रहा है और फिजिकल डिलीवरी ले रहा है, Actually, ये नहीं कि आप किसी और के पास, आप अपने पास ला रहे हैं, उसको अपने पास रख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि मेरे को भी लेना चाहिए। तो आई थिंक ये डी डॉलराइजेशन, मुझे रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्रैंकली इतना समझ में नहीं आता जियो पॉलिटिकल या पर सब रिटर्न के पीछे भागते हैं। तो अगर रिटर्न दिख रही है तो आपको घर से भी आदेश आएगा रोज कि मेरा ETF ले लेना। तो आपने घर के प्रेशर में थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाया था या इन्वेस्टर के प्रेशर में? नहीं, मेरे वाइफ ने ऑलरेडी बढ़ा दिया था, तो उन्होंने ना मेरे से पूछा, ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा, पर उनको लगा उस समय कि ये जाएगा ऊपर। और ये एक काफ़ी कॉमन थीम बन गई है, ये सब उनके तरफ लिमिटेड नहीं है। किटी पार्टीज होती हैं, उसमें मैंने सुना है कि अब आजकल वो पैसे की जगह गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज हो रहा है। क्या बात है, तो इस लेवल खबर है ये। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक ऑलमोस्ट मीम स्टॉक बन गया है कि मतलब, और ये मीम स्टॉक बन जाएगा तो इसकी जो अपर लिमिट है वो कहीं भी जा सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी है नहीं। आप 5 साल से ऑलरेडी डेफिसिट में है, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है 5 साल से, तो अब वो आके लगा जोर से झटका उसका। ये किटी पार्टी वाली खबर तो आपने अच्छी बताई है, अभी हो रहा है ये गोल्ड सिल्वर। वाओ, आप गए कभी ऐसी पार्टी में? नहीं, मैं गया नहीं, पर मैंने सुना है साइड से ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या चल रहा है। पर हो रहा है ये हो रहा है, क्योंकि आई थिंक लोगों को एक चार्म भी है ना कि भाई आपका डीमैट पोर्टफोलियो में क्या है वो आपको मालूम है, आप किसी को दिखा तो नहीं सकते, सोना चांदी आप पहन सकते हैं, तो एक वो भी है कि आपकी जो वेल्थ इफेक्ट जो है जब दिखा भी सकते हैं ना आप पहन के। सो आई थिंक उसकी वजह से एक इमोशनल कनेक्ट जो है सिल्वर का, गोल्ड का, और एक ये ऐसी कमोडिटी जो इंडिया जैसी कंट्री में कोई बेचता नहीं है, ये वन वे स्ट्रीट है। ये एक्चुअली ले लिया तो ले लिया, कोई बेचता नहीं है, और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है टू चिल्ड्रन, जनरेशन टू जनरेशन। वो कहते हैं मेरे दादाजी ने दिया था, उन्होंने दिया था, वो और कोई बेचता नहीं है। वो कहते हैं बेटा ये ले लो, इसको मत बेचना, शेयर बेच लो, अपने जो करना कर लो, ये मत बेचना। तो आई थिंक वो वन वे स्ट्रीट भी है। तो इसकी वजह से हमारी एक देश है जहाँ पे इंडिया में गोल्ड मॉर्टगेज बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि लोग बेचते नहीं है गोल्ड, वो जाके दे देगा, लोन ले लेगा, पर वापस ले आएंगे, जो हमारे फार्मर्स काफ़ी करते हैं। तो इसके लिए गोल्ड मॉर्टगेज बिजनेस भी बहुत बड़ा है हमारे देश में। तो ऐसा एक इन्वायरमेंट परफेक्ट स्टॉर्म बन गया इन दो कमोडिटीज के लिए। पर जो कॉपर में वो दिखा रहा है, कॉपर में दिखा रहा है आपका एक्चुअल यूजर डिमांड, वो रियल है, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी है उसमें कॉपर में। बिल्कुल, और वो बढ़ेगी अभी, क्योंकि ये जो अभी ऑल टाइम हाई बन रहे हैं वो काफी सालों के बाद बन रहे हैं, 10-15 साल के बाद बन रहे हैं। तो आपने कंसोलिडेशन देखा है काफी उसमें। तो गोल्डमैन सैक्स कह रहा है $5,000 का सोना हो जाए, 44-45 तो अभी चल रहा है भाई मेरे, तो मार्च तक ही हो जाएगा। हमने आपके साथ एक शो किया था, मुझे याद है, जब 3000 पहली बार गोल्ड ने ब्रेक किया था, फिर वो वापस 3000 के नीचे चला गया था। तो तभी आपने भी कहा था कि ये 3000 आगे तो मतलब 4000 तो हो ही जाएगा, जस्ट मोमेंटम प्ले हो जाते हैं। तो 4.5 पे मोमेंटम प्ले में 5000 कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन में $100 चल रहा है, तो 10% बढ़ना है, 10 टारगेट रिवाइज करना पड़ेगा जी। वो हमेशा पहले चला था, फिर उसके बाद चलने के बाद वो रिवाइज करते हैं, उनको लगता है कि समय के साथ चलो। बिल्कुल। एनीवे, तो मजेदार चर्चा थी। फिल्म देखी आपने कोई? जी, आप जो पूरे देश ने देखी, मैंने भी देखी। उसमें मतलब 1200 करोड़ जो कमाए उसमें जेन्युइन, बिल्कुल मेरा उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ज्यादा होंगे, पूरे घर के साथ देखी तो। मैंने अपनी वाइफ को बोला भी कि इतनी महंगी टिकट से अच्छा तुम सोना ले सकते हो थोड़ा। तुमने फिर क्या रिस्पांस था? फिर कहा कि नहीं इतना भी नहीं चाहिए। नहीं, पर बहुत अच्छी पिक्चर है। आई थिंक पूरे देश ने देखा, दुनिया देख रही है अब तो आपने भी थिएटर में जाके देखी? मैंने आपके दिन बाद, क्योंकि मैंने इस लिहाज से देखी थी कि इतनी तारीफ हो रही है, चलो देख के आते हैं। पर आपने महंगा वाला पॉपकॉर्न और समोसे खाई? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं घर से लेके गया यार, वो ले नहीं जाने देते, वरना मैं घर से सब्जी पराठा बना के ले जाता, भैया वही खाऊंगा मैं। यार मतलब हद है
कि आप मेरे को पिक्चर दिखा रहे हैं और रेवेन्यू हाँ, कमा रहे हैं इधर से इधर खाने से। पीने से। नहीं, पर आप इनका मॉडल देखें, मैंने काफ़ी स्टडी किया था। जो जो एग्जीबिशन का बिजनेस है वो कट टू कट रहता है, उसमें अगर Cut to उनका 33% ऑक्यूपेंसी हो एवरेज हम्म, तो वो पैसा ब्रेक इवन करता है। हम्म, 80% मार्जिन वाला बिजनेस है F&B का, जहाँ पे Yes. कमाई होती है रियली। हम्म। तो वो फुटफॉल जो है वो ड्राइव करते हैं उस इनकम। अगर फुटफॉल नहीं है तो आप मुझे लगता है अगर ये पता नहीं मेरे हाइपोथेसिस, अगर ये सस्ता कर देना टिकट अपना, हाँ, तो इनका एवरेज फिल्में जो आती है ना वो भी हॉल फुल रहेगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता आप है। मुझे कम लगता करो ना, है डायनेमिक प्राइस हालांकि इनके यहाँ होते डायनामिक हैं, प्राइस। हाँ लेकिन आप रखोगे यार इससे ऊपर नहीं रखेंगे जी। हम इतना एक टिकट रखेंगे और खाना पीना थोड़ा सस्ता करो, तो आदमी पिकनिक की तरह घूमने नहीं जाएगा। आएगा, क्योंकि बड़े स्क्रीन का एक्सपीरियंस बड़े स्क्रीन का है, वो आप उसको Right. OTT में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप चाहते हैं फैमिली के साथ 3 घंटे बड़ी स्क्रीन पे देखना विदाउट डिस्टर्बेंस। मेरा दिमाग में बिजनेस आइडिया है, कोई एक पिक्चर हॉल जो है ना आदमी किराए पे लेके, या नेटफ्लिक्स वाले खुद किराए पे लेके ना एक सीरीज दिखाएंगे आपको हॉल में। वो कर रहे हैं जो अभी नेटफ्लिक्स ने यूएस में AMC के साथ टाई अप किया है। यस, वही मैं AMC कह के रहा टाई अप के वो स्ट्रेंजर थिंग्स का हूं। उन्होंने तब क्या लॉन्च किया करेंगे है। PVR वाले? नहीं, पर उनके लिए तो अच्छा है ना, AMC के लिए तो फायदा हुआ ना। नेटफ्लिक्स AMC तो एकदम डेड कंपनी है इस समय, तो नेटफ्लिक्स ने अगर उसके थिएटर पे कंटेंट ड्राइव किया तो AMC के लिए अच्छा है। नहीं, जब आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो हम उतना पैसा थोड़ी देंगे, हम आपको हाँ, दिखाएंगे। या फिर कंटेंट उधर जाए तो ये काम आप खुद कर लो ना, हाँ, थोड़ा सा पर रिस्क कंटेंट तो नेटफ्लिक्स है ना, तो फिर कहीं ना कहीं तो आपको जाके लेना पड़ेगा उनसे। फायदा मिलेगा आपको। नेटफ्लिक्स से आप डील कर लो, हाँ। आपकी सीरीज पर वो इधर होगा, दिखाते हैं। वो इंस्टेड ऑफ मूवी, एक तरह की मूवीज हमारी थिएटर से निकल के नेटफ्लिक्स पे जाती थी, अब नेटफ्लिक्स का कंटेंट भी थिएटर पे आएगा आपके पास। एकदम ठीक है, आना ही वो चाहिए। 100% ऐसा होगा कि एट द एंड ऑफ द डे जो कस्टमर को चाहिए वो इन्हें देना पड़ेगा, तभी बिजनेस बिंज वॉचर के लिए आप रात में बोलो कि साहब 12 बजे शुरू होगी, सुबह 6 बजे तक सीरीज चलेगी, पूरी सीरीज बिंज वॉचिंग करो, एक दिन में खत्म। हाँ, देखिए आप नहीं होगा, कितने लोग 100% होगा, वीकेंड जाएंगे। वगैरह पे होगा, बिल्कुल होगा। और अपना आप नेटफ्लिक्स से भी पैसा लो, दर्शक से भी लो, बिल्कुल, दोनों से वसूली करो। नहीं बिल्कुल, ये नए मॉडल इमर्ज होंगे अब, क्योंकि अभी तक क्या था, कोलैबोरेशन नहीं था। अभी एज अ देखते थे कि हमारा एनिमी है, ये थ्रेटन हो रहा है, पर नेटफ्लिक्स ने पहली बार AMC के साथ ये करके एक मॉडल क्रिएट किया है। अब ये मॉडल इजीली इंडिया में भी आएगा, तो होगा। जो आप बात कह रहे हैं, ये 100% फैमिली मैन जैसी सीरीज हैं, वो पूरी बहुत चलेगी। आप क्योंकि फिर भी हॉल में तो बहुत थोड़े ही लोग देखे ना, फिर माउथ पब्लिसिटी होगी। जो सैयारा के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ा इन्फ्लुएंसर को दे दे के आपने उसको बनाया, वहाँ आपने देखी कि नहीं पिक्चर सैयारा? बकवास फिल्म है। पर देखी थी ना मैंने आपने? देखी उसको। पर क्यों देखी आपने? नहीं, क्योंकि वो पिक्चर हॉल नहीं गया मैं। नहीं, पर देखिए, मैं सारी फिल्में हाँ, OTT पे देखता हूँ, हाँ, लैपटॉप पे अपने, और ऐसी कोई फिल्म नहीं है जो मैं ना देखूं, हम्म। भले डिले देखूंगा। मेरा कंजम्पशन ये है अभय जी कि अब तक मैंने कम से कम 3-4 हज़ार फिल्में देखी होंगी और 2-4 हज़ार सीरीज देखी होंगी। मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ देखता रहता हाँ, हूँ। मुझे मालूम है, आप तो बल्कि दूसरे लैंग्वेजेस, मलयालम, मैं मलयालम, अभी मैं एक फ्रेंच सीरीज देख रहा हूँ, अमेजिंग, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मैंने देखा कि दो बहुत अच्छे, आपको बताऊँ इसी नोट पे खत्म करेंगे। सैयारा वाज एब्सोल्युटली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्रिएट किए गए कि हॉल में बैठ के रोना है, माउथ पब्लिसिटी करानी है, फिल्म में दम नहीं है। बहुत क्रिंजी था वो। वैसा ही एक और हुआ कि एक यूट्यूब पे सीरीज आई है परफेक्ट फैमिली, जिसमें गिरिजा ओक और सीमा पावा ये सब लोग थे। उससे पहले गिरिजा ओक की पब्लिसिटी कर दी गई, उनको नेशनल क्रश बना दिया गया। ओके, शी इज अ गुड लेडी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उसको भी इन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू ये सब किया, और वो सीरीज के पहले। मुझे लगता है ये जो टोटके कर रहे हैं ना, ये इट्स नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ गुड थिंग। वो क्रिंजी है, लोगों को ना 2-3 बार बाद लगेगा यार यार तो वैसे ही होगा। बिल्कुल, और आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो Credibility जाएगी। खत्म फिर हो आप जिस प्रोडक्शन हाउस जो बना रहा है उसको अच्छा कंटेंट वो लगेंगे, तो ऐसे ही। अब वो जो लड़का है चंकी पांडे का भतीजा, रोहन पांडे, शायद रोहन ही नाम है, ही इज अ वेरी गुड एक्टर, वो बहुत अच्छा करेगा आगे जाते हुए। लेकिन आपने उसको ये ऐसा कर करके बताया, अरे यार ये तो वही वाला होगा, ये तो वही वाला, वो क्रेडिबिलिटी चली जाती है। डोंट डू आप दिस। कस्टमर्स, आप व्यूअर्स के साथ क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको वो ट्रस्ट होना चाहिए कि जैसे भी है, जैसे कुछ है आपके अनुराग कश्यप वगैरह जो है, वो अपना वो मेंटेन करते हैं कि जो है उसी लाइन पे जा रहे हैं, ज्यादा ओवर मार्केटिंग नहीं है। फोकस ऑन कंटेंट, कंटेंट, बिल्कुल। तभी आपकी पिक्चर मलयाली जो चल रही सब कंटेंट पे ही चल रही हैं। वो तो मतलब मुझे लगता है वहाँ के बहुत बेसिक काम होता है वहाँ पे, और बढ़िया स्टोरीज बनती हैं। तो खैर एनीवे, तो मजेदार पिक्चर देखिए आपने, धुरंधर 2 का इंतजार रहेगा। हाँ बिल्कुल इंतजार है। धुरंधर 2 को मैं हाँ पहले दिन देखूंगा। चलिए फिर साथ में चलेंगे। यस, और उसका रिव्यू लिखूंगा मैं। डन। मैंने अपने दर्शकों से प्रॉमिस किया कि अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि फ्राइडे का पहला शो मैं देखूं और लौट के आके उसका एक छोटा सा वीडियो बना के रिव्यू करूं।
ये मेरे दिमाग में आइडिया आई होप ये प्रोड्यूसर जो है धुरंधर के आपका ये देखें और आपको स्पेशल इनविटेशन आए है। देखो, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं बहुत ही खराब आदमी हूँ इस मामले में। मैं बुराई कर सकता हूँ फिल्म की, ये उम्मीद मत रखो कि मेरे को कि जस्ट तारीफ ही करनी है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं बहुत पहले ही राइडर, पसंद आए ना अलग बात है, लेकिन मैं बोलूँगा भाई जो मुझे फिल्म में लग रहा है। एनीवे, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया और हमने काफ़ी कुछ इस पे डिस्कस किया। तो कई सारी थीम्स हैं, तो उसमें कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, आप अपना खुद सोचिए, अपने एडवाइज़र से पूछिए, जहाँ आपको मन करे वो करिए। ये एक पर्पस था कि आपको मार्केट की बेटर अंडरस्टैंडिंग दें, और बजट से हमको भी बहुत उम्मीद है कि शायद कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड डील का जो सरदर्द है ना वो ख़त्म हो नहीं रहा है। तो होपफुली जल्दी उसको हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। पसंद आए तो शो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नीरज जी।